ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, हमारा टॉपिक जो है प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन है। आज कोशिश करते हैं, मेरा ख्याल है कि आज ही यूनिट शायद ख़त्म ना हो, लेकिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन में मच ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज दैट वी हैव इज़ द रिजल्ट ऑफ द न्यूमरस इन्वेस्टिगेशन दैट साइंटिस्ट हैव मेड ओवर द ईयर्स। यानी जब से ये साइंस नॉलेज आया हुआ है और साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आज जो हमारे पास नॉलेज है साइंस के बारे में, वो ये कह रहे हैं कि ये एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल की बात नहीं है। ये वो वर्क है जो शुरू से, जब से साइंस नॉलेज, मतलब जब से इंसान ने सोचना शुरू किया और साइंस वजूद में आया, और उस तरह से उस वक्त से अब तक जो हमारे पास है, जो आजकल आपके सामने जो नॉलेज है, जो किताबें हैं, और उस बेस पे जो तरक्की हुई है, जो टेक्नोलॉजी बनी है, तो ये उस वक्त से लेके आज तक जितना साइंटिस्ट ने काम किया। ठीक है, यानी ऐसे साइंटिस्ट भी है जो उन्होंने मतलब सैकड़ों साल पहले कोई डिस्कवरी की थी, और उसके बेस पे जो है वो टेक्नोलॉजी बन रही है और काम हो रहा है। ठीक है, तो यानी जब से ये दुनिया बनी है, जब से साइंस नॉलेज वजूद में आया है, उस वक्त से लेके आज तक का जो आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ 1 दिन, 10 दिन की बात नहीं है, ना 1 साल, 2 साल की बात है। ठीक है, ये मतलब काफ़ी सैकड़ों साल इसमें लगे हैं, तब जाके हमारे पास इतना। अच्छा, ये साइंस की जो तारीख़ है ना, ये भी इतनी पुरानी नहीं है। आप इस हिस्ट्री को, साइंस की हिस्ट्री को आप यूनान से कर सकते हैं, यानी मेरा ख़्याल है कि तकरीबन 3000 साल पहले की बात से, वहाँ उस वक्त से आप कर सकते हैं। वहाँ पर जैसे अफलातून थे, अरस्तु थे, उससे फ़िलासफ़र्स थे, लेकिन उससे पहले कुछ लोग ऐसे भी थे जो सोचते थे कि भाई ये जो ज़मीन है ये क्या है, ये पानी क्या है, ठीक है, ये आग क्या चीज़ है, उसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के आरा वो कायम करते थे। तकरीबन वो सारे आरा जो है वो अब ख़त्म हो चुके हैं, अब नई चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन साइंस की खूबसूरती ये है कि जो बात एक बंदा कर लेता है, कल को कोई बंदा आता है उसको गलत साबित करता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बार ये कहने का मकसद, इस पहले सेंटेंस का मतलब ये है कि ये जितना आपको नज़र आ रहा है आज, ठीक है ना, तो ये काफ़ी सालों का काम है। ठीक है, सैकड़ों सालों का काम है। इन द स्टडी ऑफ साइंस वी हैव टू प्लान इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट अबाउट थिंग्स, वेरीफाई कंसेप्ट्स और सॉल्व प्रॉब्लम्स है। स्टडी ऑफ साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन प्लान करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं पहले, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके ऊपर एक प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन बनाते हैं। प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ मैंने देख लिया, उसको मैंने जैसे समझ लिया, उसको मैंने लिख लिया अपने साथ, हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं कि उसकी मेजरमेंट ली जाती हैं, चीज़ें ली जाती हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, वेरीफाई की मीनिंग क्या है? वेरीफाई करना यानी साबित करना, प्रूफ करना, साबित करना, वेरीफाई करना। ठीक है, वेरीफाई का मतलब एक चीज़ आपको पता है, एक चीज़ आपने समझ लिया ना, अब आप एक्सपेरिमेंट करके ना उसको पक्का कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, वेरीफाई। ठीक है, तो वेरीफाई कंसेप्ट्स क्या मतलब होता है, देखिए एक चीज़, टू फाइंड आउट अबाउट थिंग्स, जो चीज़ें है उसके बारे में मालूम करके एक्चुअल में क्या चीज़ है। ठीक है, जो हमें नज़र आ रही है कुछ और है, और लेकिन जो एक्चुअल में क्या है तो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। दूसरा, हमारे जो कंसेप्ट्स हैं, वेरीफाई कंसेप्ट्स हैं, हम चीज़ों को जिस तरीके से परसीव कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करके, इन्वेस्टिगेशन करके उसको वेरीफाई करते हैं कि भाई जो हम समझ रहे हैं क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। हो सकता है हम किसी चीज़ को एक तरह के समझ रहे होते हैं, और एक्सपेरिमेंट के बाद और तजर्बे के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो कुछ और था, हम गलत समझ रहे थे। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको वेरीफाई करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको वाकई करके दिखाते हैं कि ये चीज़ ऐसी है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन के जरिए उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चीज़, द फ्लो चार्ट्स बिलो शोज द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन हम किस तरीके से प्लान करते हैं, तो ये उसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है, इसमें हम क्या करते हैं कि
यानी इन्वेस्टिगेशन को हम किस तरह से प्लान करते हैं, ये उसके अंदर गिवन मैं आपको समझा देता हूँ। कैन यू आइडेंटिफाई द स्किल्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब आ जाइए इसके ऊपर। फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन और हाइपोथेसिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक चीज़ को ऑब्जर्व किया आपने उसको जैसे समझ लिया, देख के मतलब टच करके खोल के जो भी मतलब एक ज़ाहिरी ऑब्जर्वेशन के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, आप किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि ये इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ ऐसी ऐसी है, और उसको आप लिख लेते हैं। इसको कहते हैं प्रोपोज्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो मैंने जैसे समझ लिया उसको मैंने प्रपोज किया, वो मैंने लिख लिया अपने साथ, ये हाइपोथेसिस है। ठीक है, हाँ, नोट कर लिया अपने साथ, नोट कर लिया कि ये चीज़ ऐसी ऐसी है। ठीक है, सेकंड, आइडेंटिफाई द वेरिएबल इन्वॉल्व, विच वेरिएबल शुड बी चेंज्ड, विच वेरिएबल शुड बी केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, अब ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, मैं समझा देता हूँ। जो चीज़ें इन्वॉल्व है उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ग्राउंड जाता हूँ सुबह, हमारा ग्राउंड आपने देखा हुआ है। ठीक है, ये एक डिस्टेंस है यहाँ से लेके मेरे ग्राउंड तक का 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे टाइम को और स्पीड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, टाइम को और स्पीड को स्टडी कर रहा हूँ कि स्पीड से टाइम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा स्पीड से टाइम को क्या हो जाता है, मुझे कितना टाइम लगता है, और कम स्पीड से मुझे कितना टाइम लगता है। तो मैंने एक चीज़ कांस्टेंट रखी, वो क्या है, फासला है। यहाँ से लेके ग्राउंड तक जो फासला है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। समझ रहे हो? वेरिएबल क्या चीज़ है, स्पीड। मैं स्पीड कम ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं टाइम को देखने के लिए मैं पहले स्लोली जाऊँगा आराम आराम से, और टाइम देखूँगा कि मुझे कितना टाइम लगा। तो ये स्पीड क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, टाइम, स्पीड और टाइम दोनों वेरिएबल है। तो स्पीड, अच्छा मैं टाइम को स्टडी कर रहा हूँ, तो मैंने स्लोली में गया और मुझे लेट्स से कि 1 घंटा लग गया क्योंकि मैं स्लो जा रहा था। अगले दिन में दोबारा मैंने स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, जो स्पीड में, जिस स्पीड से मैं गया तो मैंने नोट कर लिया कि लेट्स से मैं 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा हूँ या 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था, तो मुझे 1 घंटा लग गया। ठीक है, अब अगले दिन मैं 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूँ, यानी 1 सेकंड में 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। तो क्या होगा फिर मुझे बताएं, अगर मैं ज़्यादा स्पीड से जाऊँगा तो टाइम को क्या होगा, मैं जल्दी पहुँचूँगा या देर से पहुँचूँगा? टाइम कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा? कम लगेगा ना। तो जब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो टाइम कम लग रहा है, और जब स्पीड कम कर रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। कांस्टेंट क्या है, डिस्टेंस। तो किसी एक चीज़ को आपने कांस्टेंट रखना होता है, और कुछ चीज़ें जो आप स्टडी करना चाहते हैं उनके ताल्लुक को, उनके रिलेशनशिप को, वो वेरिएबल होता है। तो टाइम और स्पीड आपस में, इनके रिलेशनशिप को मैं स्टडी कर रहा हूँ कि स्पीड बढ़ने से टाइम को क्या होता है और स्पीड कम होने से टाइम को क्या होता है। तो ये 2 चीज़ें वेरिएबल है। मैं स्पीड को वेरिएबल कर रहा हूँ, स्पीड में कम कर रहा हूँ तो मैं टाइम को देखता हूँ कि टाइम के साथ क्या होता है, और स्पीड में बढ़ा रहा हूँ तो फिर भी टाइम को देखता हूँ कि टाइम के साथ क्या होता है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, मैंने एक चीज़ डिस्कवर ये की कि भाई जब मैं एक ख़ास डिस्टेंस को जब मैंने कवर करना होता है, तो जब मैं स्पीड बढ़ा रहा होता हूँ तो टाइम कम लगता है, और जब मैं स्पीड कम कर रहा होता हूँ तो टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये मैंने एक चीज़ डिस्कवर की। यू गॉट दिस? तो इसको कहते हैं आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व है, टाइम और स्पीड। ठीक है, विच वेरिएबल शुड बी चेंज्ड, कौन से वेरिएबल को आप चेंज करते हैं, स्पीड को। मैंने स्पीड कम करा तो मैंने टाइम देखा कि टाइम कितना लगा, और फिर स्पीड बढ़ा दिया तो फिर भी टाइम को देखा टाइम कितना लगा। ठीक है, तो ये विच वेरिएबल शुड बी कीप्ट कांस्टेंट, कौन सा वेरिएबल मैंने कांस्टेंट रखा, डिस्टेंस को। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व थी, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, और इनका मैंने डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा और स्पीड और टाइम के रिलेशनशिप को मैंने स्टडी कर लिया। चीज़ क्लियर हो गई बेटा? गुड। तो ये चीज़, डिसाइड ऑन द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन टू बी मेड। तो जाहिर है आपने मेजरमेंट भी लेनी है ना। मेजरमेंट क्या लेनी थी,
मैं जब जा रहा था मैंने पहले स्लो स्पीड में 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस में कवर करता था। जब मैं स्पीड मेरी क्या थी 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 मीटर में 1 सेकेंड में मैं 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता था। 1 सेकेंड में 1 मीटर, 2 सेकेंड में 2 मीटर, 3 सेकेंड में, ये मेरी स्पीड थी, ठीक है। और फिर जब मैं इधर पहुंचा तो मैंने टाइम देखा कि टाइम मुझे कितना लगा, 1 घंटा लग गया। तो ये मैंने रीडिंग ले ली, कैलकुलेशन करी मैंने, रीडिंग ले ली। स्पीड मेरी 1 मीटर पर सेकेंड थी और मुझे टाइम लगा 1 घंटा, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, वो कहते हैं कि डिसाइड ऑन द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन टू बी मेड। तो जो मेजरमेंट है और ऑब्जर्वेशन है वो आपने डिसाइड करने होते हैं। यू गॉट दिस, ठीक है। दूसरा, डिसाइड ऑन द मटेरियल और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। जब आप मटेरियल भी आपको चाहिए होता है, इक्विपमेंट भी चाहिए होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैं अगर इधर से ग्राउंड जा रहा हूँ तो मैं स्पीड किस चीज़ से नापूंगा? नहीं, स्पीड के लिए वो आपके पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं। कुछ तो आपके पास स्टेप काउंटर्स होते हैं। मोबाइल के अंदर भी आपके पास वॉक करने के लिए आपकी स्पीड को रीड कर रहा होता है कि आप किस स्पीड से जा रहे होते हैं। आप मोटरसाइकिल के ज़रिए तो आप नहीं जाएंगे, वरना मोटरसाइकिल के ज़रिए आप कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मोटरसाइकिल पे तो 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड तो बहुत कम हो जाती है। लेकिन इस तरह से बहरहाल आपके पास कोई स्पीडोमीटर होगा, स्पीडोमीटर जो आपको स्पीड बता रहा होता है। वो स्पीडोमीटर आपके हो सकता है कि आपके पास आजकल मॉडर्न जो है वो यानी कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आई हुई है जिस मोबाइल के अंदर है, स्मार्ट मोबाइल के अंदर, ठीक है। हाँ, ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर होता है। इसके अलावा आजकल छोटे छोटे घड़ी आती हैं, वॉच आती हैं, हाथ के ऊपर लगाते हैं, ब्लड प्रेशर बताते हैं, आपका शुगर बताते हैं, आपको स्पीड आपको बताता है कि स्पीड कितनी है, आपने कितना कैलोरीज जो है वो बर्न कर दिया, वो भी आपको बता देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ आपको बता देते हैं, ठीक है। तो एक तो आप वो आपके पास इक्विपमेंट है। फिर आपने डिस्टेंस इधर से लेके उधर तक डिस्टेंस किस चीज़ से पैमाइश की, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप डिस्टेंस कार को यूज़ करके, गाड़ी को यूज़ करके, या आप वही स्टेप काउंटर को यूज़ करके जब आप इधर से उधर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास डिस्टेंस कितना बनता है। जैसे ये मेरा एग्जैक्टली डिस्टेंस मैंने पैमाइश की है उसकी, वो 2.8 किलोमीटर बनता है। वो जो स्टेप काउंटर है मेरे पास, उससे भी मैं कर सकता हूँ और मोटरसाइकिल से भी मैंने की हुई है, स्पीडोमीटर से भी मैंने की हुई है। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि डिसाइड ऑन द मटेरियल और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। आपने कौन कौन से मटेरियल लेना है, कौन से इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई आपको ना, ठीक है। और नंबर, डिसाइड ऑन द स्टेप्स और प्रोसीजर फॉर द इन्वेस्टिगेशन। आपने कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। मैंने स्टेप क्या फॉलो किया, पहले मैंने ये डिस्टेंस निकाला, मालूम किया मोटरसाइकिल के ज़रिए या स्टेप काउंटर के ज़रिए या उस घड़ी के ज़रिए या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए। मैंने पहले किया कि उसके लिए ये चूज़ कर लिया कि मुझे कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है डिस्टेंस की पैमाइश के लिए, और फिर मैंने डिस्टेंस को मेजर किया, वो नोट कर लिया मैंने एक चीज़, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज़ फर्स्ट मैंने ये किया। सेकंड पे मैंने क्या किया, फिर सेकंड पे मैंने उसके लिए कोई कैसा डिवाइस यूज़ किया कि वो मेरी स्पीड मुझे बता दे कि मैं एक ख़ास स्पीड से जा रहा हूँ। तो इधर से लेके जब मैं ग्राउंड तक जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्पीड मेजर करना है, तो वो मुझे स्पीड बता सके। तो सेकंड चीज़ क्या है, मैं वॉक कर रहा हूँ इधर से और मुझे स्पीड बता रहा है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप में क्या करता हूँ कि एक दफ़ा मैं स्पीड बड़ा कम कर देता हूँ, टाइम चेक कर लेता हूँ, और टाइम के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कोई स्टॉप वॉच यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा वैसे नॉर्मल जो घड़ी है उसको भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर मैं दोबारा मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये तो मैंने जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे दिया। इस तरह से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स और हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये जो है प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम सेफ्टी रूल्स इन द लेबॉर्ट्री इसको स्टडी कर लेते हैं। ओके बेटा, ये साइंस एक्सपेरिमेंट्स आर यूजुअली परफॉर्म्ड इन द लेबॉर्ट्रीज के अंदर साइंस एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अल्दो परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स में भी फन एक्सपेरिमेंट जो करना मतलब फ़न भी है, इसको लोग एंजॉय भी करते हैं। इट कैन बी डेंजरस भी हो सकता है इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। अगर आप केयरफुल नहीं है तो डेंजरस भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर योर ओन सेफ्टी
एज वेल एज द सेफ्टी ऑफ अदर्स इन द लेबॉर्ट्री यू माइट फॉलो लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स हैं। अपनी सेफ्टी के लिए और जो आपके साथ वर्क कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स हैं या जो भी साइंटिस्ट हैं उनकी सेफ्टी के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कुछ रूल्स को फॉलो करें, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। वो रूल्स मैं जल्दी बताता हूँ। डू नॉट एंटर द लेबॉर्ट्री विदाउट योर टीचर्स परमिशन। अपने टीचर की परमिशन के अलावा अपने लेबॉर्ट्री में एंटर नहीं होना, ठीक है। एक चीज़ आपके पास आ जाएगी। ओपन ऑल द डोर्स विंडोज अनलेस अदरवाइज इंस्ट्रक्टेड बाय योर टीचर। सारी विंडोज़ खोलनी है, सारे डोर्स खोलने हैं ताकि कोई गैस जमा ना हो, निकलती जाए, ठीक है। हाँ, अगर टीचर ने कहा कि आप दरवाजे खिड़कियाँ बंद करो, इसका मतलब है कि जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसके अंदर कोई गैस में कोई ऐसा ख़तरा नहीं है तो इसलिए आप बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप सारी खिड़कियाँ दरवाजे सारे खोल दो ताकि गैस जमा ना हो, ठीक है। डू नॉट कैरी आउट एनी टेस्ट एक्सपेरिमेंट विदाउट योर टीचर्स परमिशन। कोई टेस्ट, कोई एक्सपेरिमेंट आपने टीचर के परमिशन के बगैर नहीं करना। रीड द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट एंड अंडरस्टैंड देम बिफोर स्टार्टिंग योर एक्सपेरिमेंट। इफ एनी डाउट ऑलवेज आस्क योर टीचर। पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ें, टेस्ट या एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से समझना है। अगर आपको कोई शक है तो फिर टीचर से पूछें, शक सारा पहले क्लियर कर दे, उसके बाद फिर आप टेस्ट करें, ठीक है। हैंडल ऑल द अपरेटस एंड केमिकल्स केयरफुली एंड करेक्टली। जो आपके अपरेटस होते हैं या जो केमिकल्स हैं उसको सही तरीके से, केयरफुली, एहतियात से उसको यूज़ करें, उसको हैंडल करें, पकड़ लें उसको। ऑलवेज चेक द लेबल ऑन द कंटेनर बिफोर यूजिंग द सब्सटेंस इट कंटेन्स है। पहले उसके ऊपर जो लेबल होता है उसको चेक कर लें कि लेबल क्या कोई पॉइजनस सब्सटेंस है। उसके ऊपर लेबल लगा होता है ना केमिकल के ऊपर कि जहर है, पॉइजनस सब्सटेंस है, टॉक्सिक है, कोई इन्फ्लेमेबल है, क्या है, मतलब कोई डेंजरस तो नहीं है। ऐसा ना कि आपने पानी समझ लिया, पता चला कि वो तेज़ाब है, आपका स्किन जल गया। तो इस तरह की चीज़ें, तो इसलिए पहले आप लेबल को पढ़ें। बॉटल के ऊपर लेबल होता है, लेबल लगा होता है, और उसके बाद उसको आप यूज़ करें, ठीक है। टू अवॉइड कंटेमिनेशन डू नॉट पोर एनी अनयूज्ड केमिकल बैक इनटू द कंटेनर है। कभी इन्हें कंटेमिनेशन, गंदगी से बचने के लिए कभी भी जो केमिकल आप यूज़ करते हैं उसको वापस बर्तन में मत डाला करें, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर तरीका होता है उसको ज़ाया करने का। किसी बर्तन के अंदर उसी बर्तन के अंदर मत यूज़ करें कि आपने जिस कंटेनर से आपने केमिकल यूज़ किया दोबारा उसके अंदर डाल दिया, पता चले कि आपने उसके अंदर पानी सब कुछ मिला दिया था, वही गंदा आपने उसके अंदर वापस मिला दिया, तो दोबारा उसको वापस पहले वाले कंटेनर के अंदर नहीं डालना है, ठीक है। क्योंकि वो प्योर होता है और जो आपने यूज़ किया वो ज़ाहिर है उसके अंदर आपने कुछ चीज़ यूज़ की होगी, तो दोबारा उसको वापस उसके अंदर नहीं डालना, ठीक है। ओके। डू नॉट टेस्ट एनी केमिकल अनलेस अदरवाइज इंस्ट्रक्टेड बाय योर टीचर। कोई केमिकल टेस्ट नहीं करना। अगर हाँ आपके टीचर आपको बता दें, हो सकता है कि वो टेस्ट करने वाली चीज़ हो, लेकिन जब तक टीचर ना बताएं आपने ऐसा कुछ नहीं करना। डू नॉट ईट, ड्रिंक और प्ले इन द लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री के अंदर खाना पीना मत कर लिया करें क्योंकि उसके अंदर गैसेस होती हैं, केमिकल्स होते हैं, आपके हाथ गंदे होते हैं। खुदा न खास्ता आप कुछ पीते हैं, खाते हैं तो आपके हाथ के साथ जो केमिकल टच है वो आपके फूड के साथ टच हो जाएगा, अंदर चला जाएगा और आपकी बॉडी को डैमेज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए आपने लेबॉर्ट्री के अंदर खाना पीना नहीं करना। ओके, हम कहाँ पे थे बेटा? डू नॉट ईट, ड्रिंक और प्ले, ठीक है। डू नॉट टेम्पर विद द इलेक्ट्रिकल मेन एंड अदर फिटिंग इन द लेबॉर्ट्रीज। आप जो इलेक्ट्रिकल मेन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, उसके साथ टेम्पर नहीं करना, उसके साथ गड़बड़ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो आपको शॉक कर सकता है, करंट आपको लग सकता है, ठीक है। फिटिंग इन द लेबॉर्ट्रीज के अंदर जो फिटिंग है बिजली की ना, उसके अंदर हाथ मत उंगलियाँ नहीं मारनी, ठीक है। तो इसके साथ टेम्पर वेम्पर नहीं करना, ठीक है। वर्क टिडिली, वॉश ऑल यूज्ड ऑपरेटर्स एंड डिस्पोज द वेस्ट करेक्टली। मतलब सफाई सुथराई का ख्याल रखना है आपने, और जितने बर्तन आपने यूज़ किए एंड डिस्पोज ऑफ द वेस्ट करेक्टली। जो आपने यूज़ किए ऑपरेटर्स को उसको धो लेना है, और जो डिस्पोज करने वाले हैं, फेंकने वाले हैं चीज़ें कुछ इस तरीके से, तो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करने हैं। ख़ास जगह उनकी अपनी जगह होती है। हर चीज़ को उसके डस्टबिन के अंदर नहीं डालना होता है। ऐसा ना कि केमिकल आप डस्टबिन के अंदर डाल दिया, प्लास्टिक का डस्टबिन है, आपने कोई ऐसा केमिकल डाल दिया कि प्लास्टिक को पिघला दिया। तो हर चीज़ के लिए अपनी जगह, अपनी चीज़ होती है, अपना एक डस्टबिन होगा, चीज़ होगी, जगह उसको आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ठीक है।
रिटर्न द ऑपरेटर्स टू द प्रॉपर स्टोरेज प्लेसेस आफ्टर क्लीनिंग। जब आपने सफाई सुथराई कर ली तो फिर अपनी अपनी जगह पे शेल्फ में जाके केमिकल्स को और जो ऑपरेटर्स है, जो भी चीज़ इक्विपमेंट्स हैं, आपने अपने अपनी जगह पे वापस रखने हैं। ये ऐसा ना हो कि बस सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, इस तरह से नहीं करना है। डू नॉट रिमूव एनी ऑपरेटर्स और केमिकल फ्रॉम द लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री से कोई चीज़ हटानी नहीं है। लेबॉर्ट्री से आपने केमिकल जेब में डाल दिया, घर ले गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डू नॉट रिमूव एनी ऑपरेटर्स, कोई ऑपरेटर्स लेके नहीं जाना, कोई केमिकल यूज़ नहीं करना। वॉश योर हैंड्स आफ्टर ऑल लेबॉर्ट्री वर्क। जब लेबॉर्ट्री वर्क सारा कंप्लीट हो गया तो फिर हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धो लें, ठीक है। तो ये सेफ्टी रूल्स। वेयर गूगल्स व्हेन मिक्सिंग और हीटिंग केमिकल्स हैं। जब आप केमिकल्स या कुछ चीज़ को मिक्सिंग करते हैं तो ग्लव्स जो है आपने उसको पहनने हैं, ठीक है। स्पेशल टाइप के ग्लव्स होते हैं, आपने उसको पहनने होते हैं। पुट फ्लेमेबल सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम नेक्स्ट फ्लैम है। जो चीज़ें आग पकड़ती हैं, फ्लेमेबल होते हैं, आग पकड़ती हैं, तो उसको आग से दूर रखें। जहाँ पे आपने कोई आग जलाई हुई है, क्योंकि आग भी जलाई जाती है, ठीक है, तो स्पिरिट लैम्प वगैरह होते हैं, दूसरे लैम्प्स वगैरह होते हैं, तो उसको जो फ्लेमेबल चीज़ें होती हैं, जिसको आग लग सकती है, उसको आप दूर रखें उन चीज़ों से, ठीक है। व्हेन यू आर हीटिंग, जब आप हीट कर रहे होते हैं, केमिकल एंड अ टेस्ट ट्यूब पॉइंट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर सेल्फ और योर फ्रेंड्स है। एक टेस्ट ट्यूब होता है या पीछे केमिकल दिए हुए टेस्ट ट्यूब होता है। टेस्ट ट्यूब का माउथ, जैसे टेस्ट ट्यूब है बेटा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला आपके पास ये टेस्ट ट्यूब, ये वाला है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये शीशे का, ये देखिए बना हुआ है इस तरीके से। इसके अंदर केमिकल डालते हैं, नीचे से उसको आग लगाते हैं। तो इसका ये जो माउथ है ना, ये वाला, ये अपने आप से दूर रखें। इसका धुआं आपकी तरफ नहीं आना चाहिए। आप इनहेल करेंगे तो पता चला कि वो जहरीली गैस थी और आपकी बॉडी को डैमेज कर दिया। तो जब आप उसको हीट कर रहे होते हैं तो इसका मुंह, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, ये वाला ना, मिसाल के तौर पे ये टेस्ट ट्यूब, तो इसका मुंह यूँ ना रखें कि आपकी तरफ, ठीक है, इसका यूँ इस तरह से रखें कि अगर उसमें से कोई केमिकल या कोई गैस, कोई धुआं, कोई चीज़ निकल रही है तो वो दूसरी तरफ जाए, आपकी तरफ ना आए, ठीक है। तो ये इस तरीके से करें, ओके। और तो ओके, माउथ टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर सेल्फ और फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से भी दूर रखें उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें। व्हेन एक्सीडेंट्स अकर्स, तो आपको क्या करना चाहिए। कोई हादसा हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, मतलब आपने केयरफुल एहतियात नहीं की और कुछ गड़बड़ हो गई, तो फिर क्या करना है। रिपोर्ट ऑल एक्सीडेंट्स, इंजरीज, ब्रेकेज एंड स्पॉइलेज टू योर टीचर इमीडिएटली। जो भी हुआ, ठीक है, कोई ब्रेकिंग हो गई है, कोई इंजरी हो गई है, ज़ख़म हो गया, कुछ ब्रेकेज, स्पॉइलेज, कुछ चीज़ें जो है स्पॉइल हो गई, ठीक है, इस तरीके से स्पेलिंग हो गई है, तो आपने टीचर को फ़ौरन बताना है कि ये चीज़ गिर गई है, ये मेरा स्किन ज़ख्मी हो गया, खुदा न खास्ता कुछ भी हुआ, तो आपने टीचर को फ़ौरन बताना है। शुड अ केमिकल गेट इनटू योर माउथ, स्पिट इट आउट इनटू योर बेसिन एंड रिंस योर माउथ विद प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर कोई केमिकल आपके मुंह में चला जाता है, खुदा न खास्ता गलती से, तो फ़ौरन बहुत सारा पानी मुंह में डालना है, सफाई करना है, हाथ धोने हैं, मुंह में पानी डालना है और बहुत सारा पानी डालना है, इस तरह से मुंह को धो लेना है, ठीक है। बेसन के अंदर कोई केमिकल आपकी उंगलियों को केमिकल लगा हुआ था, आपने गलती से मुंह में डाल दिया उंगली, होता है ना बच्चे, कोई ज़बान को पकड़ते हैं, कोई कान को, कोई दांत को साफ़ करते हैं उंगली से, कुछ डर्टी बच्चे होते हैं, तो पता चला कि केमिकल आपके मुंह में चला गया। फ़ौरन जाएं बेसन के पास, पानी मुंह में डालते जाएं और फेंकते जाएं, डालते जाएं, फेंकते जाएं, ताकि वो केमिकल निकल जाए, ठीक है। ओके, सिमिलरली इफ एनी केमिकल कम्स इनटू कांटेक्ट विद द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी और क्लोथिंग, वॉश इट ऑफ thoroughly with plenty of water and report the accident to your teacher। अगर आपके कपड़े को लगी है केमिकल या आपकी बॉडी को लगी है तो बहुत सारा पानी डाल दे, उसको धो ले अच्छी तरह से और टीचर को भी बता दे कि ये चीज़ हो गई है, ठीक है। तो ये आपके पास सेफ्टी रूल इन द लेबॉर्ट्री है। ये चीज़ जो है हम देखिए इसमें से, लुक एट द पिक्चर ऑन द लेफ्ट, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल डेंजर्स है। इसमें डेंजर क्या है, कुछ नज़र आ रहा है इस डायग्राम के अंदर, आप कुछ डेंजर नज़र आ रहा है, क्या डेंजर हो सकता है। ये देखिए आपके पास बिजली के सॉकेट्स हैं और बच्चा देखिए उसके साथ टेम्परिंग कर रहा है, ख़तरा हो सकता है। इधर केमिकल पड़ा हुआ है, ये देखिए ये बच्ची जो है वो केमिकल को हीट अप कर रही है और वो ऊपर वाला बच्चा
ना क्या मुंह में ये नहीं, अच्छा ये देखिए कुछ उसमें मुंह में कुछ डाला हुआ है, तो ये सारे डेंजर्स है, ठीक है। दूसरे को देख के सो रहा है केमिकल के पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेंजरस है, पोटेंशियली डेंजर चीज़ें हैं, ठीक है। तो कंटेनर ऑफ डेंजरस केमिकल्स आर लेबल विद स्पेशल सिंबल्स टू वार्न अदर अबाउट द हैजर्डस नेचर ऑफ केमिकल्स हैं। जितने केमिकल्स होंगे ना उसके ऊपर ये निशान लगे होते हैं। बेटा ये नज़र आ रहा है आपको, ये आपको क्या बता रहे होते हैं, ये आपको ये चीज़ें क्या बता रहे होते हैं, ये आपको बताता है ये डेंजर है ये। हाँ। अब हर एक सिंबल की अपनी मीनिंग होती है, ठीक है। तो कंटेनर ऑफ डेंजरस केमिकल्स आर लेबल विद द स्पेशल सिंबल्स टू वार्न अदर्स अबाउट द हैजर्डस नेचर ऑफ केमिकल। जितने कंटेनर्स होते हैं उसके ऊपर ये निशान लगे होते हैं, वो बताते हैं कि भाई ये क्या हो सकता है उसको। जैसे इस चीज़ के बारे में फ्लेमेबल है, आग पकड़ सकते हैं, इस तरह से ये चीज़ें, ये सारे सिंबल्स हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा कि ये इसका मतलब क्या होता है। अगर किसी केमिकल के ऊपर ये सिंबल लगा हुआ, ये सिंबल लगा हुआ, ये सिंबल, ये सिंबल, ये सारे सिंबल अगर लगे हुए, तो इस हर एक सिंबल की अपनी मीनिंग है, अपना मकसद है। लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन सिंबल से आपको आइडिया होना चाहिए कि ये टॉक्सिक है, ये इरिटेटिंग है, ये फ्लेमेबल है आपके पास, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इस तरह से। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे।